बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की साख। आज का हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा था। अब रदरफोर्ड ने के जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, उसमें दो डिफेक्ट्स थे। उसका डिफेक्ट ये था कि उसने कहा था कि जो एटम होता है उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं और गर्दिश करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि जो उनकी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं और न्यूक्लियस जो है वो तबाह हो जाता है। अब ये उसका डिफेक्ट था। इस डिफेक्ट को सही करने के लिए बोहर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने 1913 में अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की और उसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया, मतलब बुनियाद बनाया। उसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को सामने रखते हुए अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। अब हम पहले मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को बात कर लेते हैं कि उसकी थ्योरी क्या थी। मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। वी शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। अब जब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो ई कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो इक्वल, तो इसकी जगह हम एच कांस्टेंट लगाएंगे। इसको हम प्लांक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितनी वेव्स पास करती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसने अपना जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी उसने रिलेट किया मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के साथ, मतलब एनर्जी के साथ रिलेट किया। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी यहाँ पे एटम की एनर्जी, जैसे कि हमने बात की है कि रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। इस तरह रिवॉल्व करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर लाई कर जाते हैं, गिर जाते हैं और वो फिर एटम जो है वो तबाह हो जाता है। लेकिन जो बोहर है उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश नहीं करते। वो किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस ऑर्बिट्स बने हुए हैं, उसके गिर्द वो गर्दिश करते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन ऑर्बिट्स के अंदर ही रहते हैं और एक ही ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ना तो वो एनर्जी खारिज करते हैं ना वो एनर्जी जज़ब करते हैं। जैसे इसकी बात क्या थी कि वो एनर्जी जो है वो खारिज होती जाती है और एक वक्त आता है कि वो गिर जाते हैं। लेकिन इसने कहा, बोहर ने कहा कि एनर्जी वो ना तो जब एक ही ऑर्बिट में रहेंगे तो वो ना तो एनर्जी खारिज करेंगे ना ही जज़ब करेंगे। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स एनर्जी। तभी तो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को इससे अपनी बेस बनाया कि क्वांटम का मतलब है फिक्स एनर्जी। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो इसकी फिक्स एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है। इस ऑर्बिट में है तो इसकी अपनी एनर्जी है, इस ऑर्बिट में है तो इसकी अपनी एनर्जी है। तमाम जो ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी जो है वो अलग-अलग है, डिफरेंट एनर्जी को शो करते हैं वो। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आने के लिए अपनी एनर्जी को जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो पढ़कर हम मज़ीद अपनी जो है इस थ्योरी को क्लियर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मतलब उसके रिजल्ट क्या उसने निकाले थे। फर्स्ट वाला है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन वैसे ही एटम जो है वो स्मॉल साइज है, उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर ऑर्बिट्स मतलब जो गोल शेप में हो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स। और हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्बिट्स के अंदर ही गर्दिश करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस आर। एटम के न्यूक्लियस से एक ऑर्बिट तक जितना फासला होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो फर्स्ट वाले ऑर्बिट का रेडियस है, यहाँ से न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक सेकंड वाले ऑर्बिट का रेडियस, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक थर्ड वाले ऑर्बिट का रेडियस है। इसको हम बोलते हैं रेडियस। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड। अब हर ऑर्बिट जो है वो उसकी फिक्स एनर्जी है। जैसे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये पहला एनर्जी लेवल है, इसको हम नाम देते हैं के का। सेकंड वाले को हम नाम देते हैं एल का और थर्ड वाले को हम नाम देते हैं एम का। अब जो फर्स्ट वाला शेल है
उसको n मतलब नंबर 1 शेल, नंबर 2 और नंबर 3, इसी तरह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम KLMN से शो करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एनर्जी की। अब जो फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियस के करीब शेल होता है उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, फिर जो सेकंड वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, थर्ड वाला उसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है। मतलब एटम जो हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करते हैं तो हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज होती है। थर्ड वाला पॉइंट है एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी, the energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another। अभी हमने बात की थी कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहता है तो वो ना तो एनर्जी जज़ब करता है ना ही खारिज करता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो वो इसी में गर्दिश करेगा और इसमें है तो इसी में गर्दिश करता रहेगा, ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। जो इसकी अपनी एनर्जी है वो ही इसकी एनर्जी रहेगी। 4 वाला पॉइंट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एटम जब जंप करते हैं वन ऑर्बिट टू अनदर। अभी हमने बात की है कि ये वाला जो शेल है उसकी एनर्जी कम, सेकंड वाले की ज़्यादा और थर्ड वाले की उससे ज़्यादा एनर्जी है। अब जब ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसने जंप करना है इस वाले ऑर्बिट में तो उसको एनर्जी और मज़ीद चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि ये वाला जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 2 है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। अब इस वाले जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 2 है, उसने 4 वाले में जाना है तो क्या करेगा, उसको मज़ीद एनर्जी 2 और लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, इतनी एनर्जी। पहले एनर्जी उसकी कम है, जब उसने इस ऑर्बिट में जाना है तो पहले अपनी एनर्जी इस ऑर्बिट की इतनी एनर्जी उसको लेनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी लेगा तो वो इस ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब एनर्जी मतलब एनर्जी को हासिल करेगा। अगर उसने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट मतलब थर्ड वाले से सेकंड वाले में आना तो वो रिलीज करेगा। क्यों करेगा, जैसे कि इसकी हमने एनर्जी कहा है इसकी 2, इसकी 4 और इसकी 6। अगर इसकी एनर्जी 6 है तो उसने 4 वाले में आना है तो उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, 6 से 4 पे आना पड़ेगा। तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, निकालेगा अपनी 6 वाले से 4 वाले में आने के लिए 2 जो एनर्जी है वो अपनी रिलीज कर देगा और इसमें जंप कर जाएगा। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट में रहना है तो वो ना तो एनर्जी जज़ब करता है ना ही खारिज करता है। और जब जंप करेगा लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट तो वो एब्जॉर्ब करेगा और जब हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट करेगा तो वो रिलीज करेगा। लोअर से हायर में आएगा तो एब्जॉर्ब, हायर से लोअर में आएगा तो रिलीज करेगा। अब उसकी जो एनर्जी है जो मैक्स प्लांक ने हमें इक्वेशन दी थी, अब हम उसको करते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 मतलब फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी है और इसको हम इक्वल कर देते हैं, दोनों को हम इसको नाम देते हैं V के फ्रीक्वेंसी के, ये इक्वल आ जाती है और एज जो है वो मैक्स प्लांक कांस्टेंट है और इसमें जो एज की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाइड 10⁻34 इसकी वैल्यू है। अब इस देखिए यहाँ पे एनर्जी मैक्स प्लांक की जो थी वो बेस क्वांटम पे थी मतलब एनर्जी पे बेस थी। यहाँ पे भी जब हमने एटम की बात की है तो हमने एनर्जी पे बात की है कि वो एनर्जी रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो बोहर ने इसी वजह से जो मैक्स प्लांक की थ्योरी थी उसको अपनी बेस बनाया था। 5th वाले पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम एंड वी आर गिवन एज। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मतलब जो एटम जो है वो सर्कुलर शेप में होता है उसको हम बोलते हैं कि एंगुलर शेप। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv मैस एंड वेलोसिटी, मैस और वेलोसिटी के इक्वल होता है। अब कोई भी हमारे पास ऑर्बिट है उसकी हमने अपने एनर्जी को मोमेंटम को हमने फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, mv, इसकी जगह हमने mv लगाया, r मतलब रेडियस। अगर फर्स्ट वाले का फाइंड करना है तो फर्स्ट वाला रेडियस, सेकंड वाले का फाइंड करना है तो सेकंड रेडियस, थर्ड वाले का करना है तो थर्ड वाला रेडियस हम लगाएंगे। इज इक्वल टू n, n मतलब नंबर ऑफ शेल्स। अगर फर्स्ट वाला करना है तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड वाले का करना है तो n की जगह 2 लिख देंगे, 3 लिखना है तो 3 लिख देंगे। एज टर्म्स कांस्टेंट है ओवर 2 पाई, फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू n एज ओवर 2 पाई। एज की वैल्यू हमें पता है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34, पाई की वैल्यू 22/7 और n नंबर ऑफ ऑर्बिट को शो करता है। फॉर एग्जांपल
में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसके लिए हमने एक फॉर्मूले के ज़रिए उसको निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है 2n²। अब हम क्या करेंगे, अगर नंबर 1 वाला ऑर्बिट है तो n की जगह हम 1 लगाएंगे, 2 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा और 2 2 1 are 2, मतलब जो k वाला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। अब हम बात करेंगे l वाले की, नंबर 2 है इसका 2n², 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा वाला है, सेकंड वाला, तो हमने सेकंड लगाया, सेकंड का स्क्वायर लेंगे हमारे पास 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 2 are 8, मतलब l वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8। अब थर्ड वाले शेल की बात करेंगे, थर्ड वाला जो ऑर्बिट है उसका नंबर है 3, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू 2n² और n जो है वो इसकी जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, मतलब फर्स्ट वाला जो शेल है k उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, सेकंड वाला शेल है l उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8, थर्ड वाला जो शेल है वो है m और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। ये फॉर्मूला हमें इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बताता है कि एक ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये फिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं कि k शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और m में सिर्फ 18 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी है इसको समझने के लिए हम एक क्लिप देखते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की, फिर जे थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड ने, उसके बाद नील बोहर ने, और इसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को अपनी बेस बनाया। अब जो रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे हैं। उसने ऑर्बिट का नाम नहीं दिया था, उसने कहा था कि बस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरकर तबाह हो जाता है। जबकि नील बोहर ने सारी जो एटॉमिक थ्योरी थी उनको रद्द कर दिया और उसने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मखसूस ऑर्बिट के अंदर गर्दिश करते हैं, और जो ऑर्बिट है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हर ऑर्बिट की अपनी मखसूस एनर्जी होती है। उनमें फर्स्ट वाले को k, सेकंड वाले को l, फिर m और n, और इनकी अपनी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है जो कि हम फाइंड करते हैं 2n² फार्मूला से। जितने भी शेल होंगे हम इससे फाइंड कर सकते हैं। k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में 8, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर o, p शेल होंगे तो उसको हम 2n² फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अब हम ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ शेल को। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो 2, 13 है तो 3, 14 है तो 4, 15 है तो 5, 16 है तो 6, 17 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही ऑर्बिट में रहते हैं तो वो ना तो एनर्जी को इमिट करते हैं ना ही एनर्जी को जो है वो रिलीज करते हैं। तो वो एनर्जी को खारिज और हासिल कब करते हैं? जब एटम एक ही ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हों तो वो उनकी एनर्जी फिक्स होती है। जब एटम इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। जब उनकी एनर्जी रिलीज होती है तो वो दोबारा से अपने ऑर्बिट में वापस आ जाते हैं। अब हाइड्रोजन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट था हमारा कि हाइड्रोजन जो है वो छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और वो उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे होते हैं। अब आपको जैसा कि टेबल नज़र आ रहा होगा, समरी ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थ्योरीज, 2 थ्योरीज हैं, एक रदरफोर्ड की और एक बोहर की। दोनों ने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या था? रदरफोर्ड का फर्स्ट पॉइंट है इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। इसने जो अपनी बुनियाद बनाई थी वो क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद बनाई थी। और जो बोहर ने था इट वाज बेस्ड अपॉन क्वांटम थ्योरी। इसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को बेस बनाया था। सेकेंड वाला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, जबकि बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश तो करते हैं लेकिन कहाँ पे? इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी, उन ऑर्बिट्स में जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। थर्ड वाला पॉइंट है नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट की कोई बात नहीं की थी, कोई ख्याल नहीं उसने पेश किया था ऑर्बिट्स के मुतालिक। बोहर ने कहा
जबकि बोर ने कहा एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम, एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। फिफ्थ वाला पॉइंट है एटम शुड कोलैप्स, एटम को तबाह हो